आज की कहानी एक ऐसे चोर की है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, जिसमें चोर बैंक लूटने तो जाते हैं लेकिन वो एक भी पैसा नहीं चुराते, क्योंकि उनका मकसद कुछ और ही होता है। जानेंगे आज की इस कहानी में। आगे बढ़ने से पहले हमारे प्यारे दोस्तों को उनके प्यारे से कमेंट के लिए धन्यवाद। कहानी शुरू होती है और हम डाल्टन रसल नाम के एक शख्स को देखते हैं जो कैमरे की तरफ देखकर अपनी दास्तान सुना रहा है। वो दावा करता है कि उसने शहर के सबसे सुरक्षित बैंकों को लूटा है और लूट के बाद वो पुलिस की आंखों के सामने से मेन गेट से बाहर निकल गया, पर किसी ने उसे पकड़ा नहीं। असल सवाल ये है कि डाल्टन ने ये सब कैसे अंजाम दिया। यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां डाल्टन की जुबानी हम सुनते हैं कि न्यूयॉर्क के एक बैंक के बाहर एक बड़ी सी वैन आकर रुकती है। इस वैन में उसके साथी होते हैं जो पेंटरों के भेष में होते हैं। धीरे धीरे ये लोग बैंक के सभी कैमरे को बंद कर देते हैं। जैसे ही कैमरे बंद होते हैं वे अपनी बंदूकें निकालते हैं और बैंक के अंदर मौजूद लोगों को आदेश देते हैं कि वे फौरन जमीन पर लेट जाएं। थोड़ी ही देर के लिए भगदड़ मच जाती है, लेकिन फिर ये लोग ग्रेनेड फेंकते हैं जिससे वहां एक खामोशी छा जाती है। लोग अभी भी जमीन पर लेटे हुए हैं और धुआं धीरे धीरे बाहर जा रहा है। तभी एक पुलिस वाले की नजर दरवाजे पर पड़ती है। वो दरवाजे के पास जाकर अंदर की स्थिति देखता है और बाकी पुलिस वाले को सूचित करने लगता है। टाइटन ये सब देख लेता है, इसलिए वो दरवाजा खोलता है और पुलिस वाले को बंदूक दिखाकर कहता है, हम इस बैंक को लूट रहे हैं, हमारे पास बहुत से लोग हैं, अगर कोई पुलिस वाला दरवाजे के पास आया तो हम सबको मार देंगे, इसलिए जल्दी से हट जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर वो दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन पुलिस वाला पूरी पुलिस को अलर्ट कर देता है। कुछ समय में चारों ओर पुलिस तैनात हो जाती है और इलाके को घेर लिया जाता है। अब हम देखते हैं कि बैंक के मालिक आर्थर केस को, जो कि कई बैंकों का मालिक है, वो पहले नहीं समझ पाता कि कौन से बैंक में लूट हो रही है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि मैनहट्टन का बैंक है, वो घबरा जाता है और एक्सपर्ट्स मैडलेन व्हाइट से संपर्क करता है। आर्थर केस को बैंक जाना होगा क्योंकि वहाँ एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स है जिसमें कुछ जरूरी कागजात हैं। ये कागजात किसी भी हालत में गलत हाथों में नहीं जाने चाहिए। मैडलेन व्हाइट कहती है कि अगर मैं आपकी मदद करूंगी तो आपको बताना होगा कि उसमें है क्या। अगर आप नहीं बताना चाहते तो मुझे समझ नहीं आएगा कि ये कितना जरूरी है, और अगर आपने झूठ बोला तो हमारा एग्रीमेंट कभी भी खत्म हो सकता है। ये सुनकर केस उसे थोड़ी जानकारी देता है, लेकिन पूरी बात नहीं बताता। फिर भी व्हाइट उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी ओर हम दो जासूसों क्रिस फ्रेजियर और बिल मिशेल को देखते हैं। फ्रेजियर का हाल ही में डिमोशन हुआ है और उसके ऊपर एक घोटाले का केस चल रहा है, इसलिए उसे ज्यादा केस नहीं मिल रहे। इसी वजह से उसे हॉस्टेज नेगोशिएशन प्रोग्राम में डाला गया है और अब ये बैंक वाला केस भी उसी को मिलता है। वो बैंक के पास पहुंचता है और वहाँ डेरिस नाम के पुलिस इंचार्ज से मिलता है। दोनों मिलकर चर्चा करते हैं कि आखिर अंदर कितने लोग बंधक हैं। इसका सही पता नहीं चल पा रहा। अभी हम नहीं जानते कि कितने लुटेरे अंदर हैं। फ्रेजियर कहता है, आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, जैसे ही कोई जानकारी मिले तुरंत हमें बताएं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें बैंक के अंदर का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ डाल्टन बंधकों को सेफ रूम के पास ले जाता है। वो सबको कहता है कि बैंक के ग्राहक एक तरफ हो जाएं और कर्मचारी दूसरी तरफ। फिर वो सभी से कहता है कि अपनी चीजें जैसे कि फोन, चाबियां बाहर निकाल लें। उसके साथ ही इन चीजों को इकट्ठा करने लगता है। तभी एक बैंक कर्मचारी बहाना बनाता है कि उसका फोन घर पर ही रह गया है, लेकिन डाल्टन को शक होता है। वो अपने साथी का फोन लेता है और कर्मचारी के नंबर पर कॉल करता है। फोन उस कर्मचारी के पास ही बज उठता है। डाल्टन गुस्से में आकर उसे अंदर ले जाकर मारता है। ये देखकर बाकी लोग डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि वे कोई चालाकी नहीं कर सकते। एक एक करके सब अपनी चीजें देने लगते हैं। जब वे सबकी चीजें ले लेते हैं तो दो लाइनें बनती हैं, एक में सभी मर्द और दूसरे में सभी औरतें। फिर सबको कहते हैं कि अपने अपने कपड़े उतार दें, सिर्फ अंडरवियर रहने दें। लोग मजबूर होकर ऐसा करते हैं और नए कपड़े और मास्क पहनते हैं। इसके बाद उन्हें अलग अलग कमरों में बंद कर दिया जाता है। तभी एक बूढ़े आदमी की तबीयत बिगड़ जाती है। डाल्टन उसे बाहर भेज देता है, जहां पुलिस उसे पकड़ लेती है। बूढ़ा आदमी बताता है कि उन्हें चेतावनी दी गई है कि अगर कोई दरवाजे के पास आया तो 2 लाशें बाहर फेंक दी जाएगी। ये सुनकर पुलिस भी डर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डाल्टन की टीम सेफ्टी बॉक्स के पास जाती है और फिर उस कमरे में जाती है जहां सारी जरूरी चीजें रखी हैं। वे कमरे को ध्यान से निरीक्षण करते हैं और फिर जमीन खोदना शुरू कर देते हैं। बाहर डेरिस और फ्रेजियर बात कर रहे होते हैं। डेरिस बताता है कि बूढ़े आदमी ने कहा है कि अंदर 4 लुटेरे हैं और कई बंधक हैं। इसके बाद फ्रेजियर कहता है कि अभी अंदर बात करने का सही समय नहीं है, हम थोड़ी देर बाद कॉल करेंगे। समय बीतता है और वे लुटेरों की वैन का निरीक्षण करते हैं, लेकिन पाते हैं कि वैन खाली है। कुछ देर बाद जब वे कॉल करते हैं, डाल्टन फोन नहीं उठाता और फोन बजता ही रहता है। इसी दौरान फ्रेजियर को जानकारी मिलती है कि उन्हें बैंक के अंदर का कुछ पुराना फुटेज मिल गया है जो कैमरे बंद होने से पहले का है। वहीं डाल्टन को बैंक के सभी कैमरे बंद करते हुए देखा जाता है। डाल्टन कैमरे बंद कर रहा है, लेकिन कोई भी उसका चेहरा नहीं देख पाता। इसी बीच लुटेरे एक और आदमी को बाहर भेजते हैं जिसके गले में एक संदेश लटका हुआ होता है। पुलिस वाले देखते हैं कि वो आदमी एक सिख है और उसकी पगड़ी उतारने की कोशिश करते हैं। वो आदमी बार बार मना करता है और चिल्लाता है कि उसकी पगड़ी ना उतारी जाए। इसके बाद फ्रेजियर उस आदमी से पूछताछ करता है और पूछता है कि अंदर कितने लोग हैं, लेकिन वो आदमी गुस्से में सिर्फ अपनी पगड़ी वापस मांगता रहता है। आखिरकार पुलिस उसे मना कर पूरी जानकारी ले ही लेती है।
वो बताता है कि अंदर 20 से 30 लोग बंधक हैं और एक लीडर है। फिर वे लुटेरों का संदेश पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है कि उन्हें 2 बसें और 2 जेट चाहिए, वो भी रात 9 बजे से पहले। अगर लुटेरों की डिमांड पूरी नहीं की जाती तो वो हर घंटे एक बंधक को मार देंगे। ये सुनकर फ्रेजियर कहता है कि वो लुटेरों को चाय तक नहीं देगा जब तक कि उसकी मुलाकात तो उसके लीडर से नहीं हो जाती। केस भी कहता है कि वो किसी भी कीमत पर अपने बैंक को बचाना चाहता है। लुटेरों की नई शर्त होती है कि उन्हें 2 बसें और 2 जेट चाहिए। केस कहता है कि वो जेट का इंतजाम कर सकता है, लेकिन फ्रेजियर कहता है कि वो बाहर बैठे वे सभी कुछ संभाल लेंगे। केस बाहर चला जाता है। इसके बाद लुटेरों का एक नया संदेश आता है कि उन्हें सभी के लिए खाना चाहिए। ये सुनकर पुलिस को लगता है कि ये एक अच्छा मौका है क्योंकि वे खाना भेजकर अंदर की स्थिति जान सकते हैं। वो पिज्जा भेजने का प्लान बनाते हैं ताकि बंधक एक साथ बैठ सकें और बातें कर सकें। इसी बीच एक कर्मचारी फ्रेजियर को एक पेन दिखाती है जो एक अच्छा रिकॉर्डिंग डिवाइस है और 30 सेकंड तक रिकॉर्ड कर सकता है। ये सुनकर फ्रेजियर डिवाइस ले लेता है। अब पुलिस वाले खाना लेकर आते हैं और दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। वे कहते हैं कि वे लुटेरों के लीडर से बात करना चाहते हैं ताकि वे मदद कर सकें। इसके बाद वे वापस लौट जाते हैं और अंदर की बातें सुनने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि लुटेरे किसी विदेशी भाषा में बात कर रहे हैं जो शायद रूसी हो सकती है। फ्रेजियर एक रूसी एक्सपर्ट को लाता है और उसे ये ऑडियो सुनाता है। एक्सपर्ट्स पूरे ऑडियो को सुनने के बाद कहता है कि ये रूसी नहीं है बल्कि बल्गेरियन भाषा है जो यूरोपियन देशों में बोली जाती है। ये सुनकर फ्रेजियर चिंता में पड़ जाता है। फ्रेजियर फैसला करता है कि वो बाहर की भीड़ से मदद लेगा। तभी एक आदमी कहता है कि वो भाषा को पहचानता है, वो अल्बानियन है, उसकी पत्नी अल्बानियन है। तो फ्रेजियर उसे अंदर बुलाता है और कहता है कि अपनी पत्नी को कॉल करके ट्रांसलेट करने के लिए कहो। वो अपनी पत्नी को कॉल करता है और थोड़ी देर में वो औरत वहां पहुंचती है, लेकिन वो मदद के बदले अपनी पार्किंग टिकट्स को माफ कराने की मांग करती है। फ्रेजियर मान जाता है और उसे ऑडियो सुनाता है। औरत ऑडियो सुनने के बाद बताती है कि ये अल्बानिया के राष्ट्रपति का भाषण है जिसे रिकॉर्ड करके अंदर चलाया जा रहा है। ये सुनकर फ्रेजियर समझ जाता है कि लुटेरे बहुत चालाक हैं। उन्हें पहले से ही पता था कि पुलिस अंदर माइक्रोफोन लगाएगी और उन्होंने पहले से ही उन्हें धोखा देने का प्लान बना लिया था। अब उन्हें और सतर्क रहना होगा। फिर हम देखते हैं कि डाल्टन तिजोरी में जाता है और पैसों को देखकर उसे अनदेखा कर देता है। उसकी दिलचस्पी पैसों में नहीं थी। वो अपने साथी की मदद से सेफ खोलता है और वहां से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाल लेता है, जबकि हीरे वहीं छोड़ देता है। इस बीच न्यूयॉर्क के मेयर और व्हाइट बैंक के सामने आते हैं। रेडियस उनसे बात करता है और मेयर चाहते हैं कि व्हाइट पुलिस टीम का हिस्सा बने। फ्रेजियर उसका विरोध करता है और कहता है कि हमारा काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है और व्हाइट उनकी मदद नहीं कर सकती। मेयर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान फोन उठा लेता है और डाल्टन बार बार अपनी मांगे दोहराता है और धमकी देता है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो एक एक करके सारे बंधकों को मारना शुरू कर देगा। इधर डाल्टन की टीम ने जमीन की खुदाई पूरी कर ली है। डाल्टन अभी भी फ्रेजियर से फोन पर बातें कर रहा है, लेकिन फ्रेजियर को उसकी बातों का मतलब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार फ्रेजियर फोन व्हाइट को दे देता है क्योंकि वो डाल्टन से बात करना चाहती है। व्हाइट डाल्टन से कुछ ऐसी बातें कहती है जिससे डाल्टन उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। व्हाइट को बैंक के अंदर लाया जाता है। फ्रेजियर उसे रोकने की कोशिश करता है कि कहीं इस मुलाकात से मामला और कहीं बिगड़ ना जाए, लेकिन व्हाइट उसकी नहीं सुनती। बैंक के अंदर व्हाइट की तलाशी ली जाती है और फिर उसे डाल्टन के सामने ले जाया जाता है। व्हाइट डाल्टन को ऑफर देती है कि अगर वो सेफ का सामान सौंप दे तो उसे जेल से निकलने के बाद $2 मिलियन मिलेंगे और सजा भी कम दिलवाई जाएगी। लेकिन डाल्टन हंसता है और कहता है मुझे बेवकूफ मत समझो, मुझे पता है कि उस सेफ में क्या है और मैं जानता हूँ कि तुम किसके लिए काम कर रही हो, जिसने नाजियों से मिली दौलत से अपना साम्राज्य खड़ा किया था। जब डाल्टन ने सेफ खोला तो उसमें नाजियों से जुड़ी कई चीजें मिली। डाल्टन कहता है कि वो इन्हें अपने पास रखेगा ताकि अगर पुलिस ने उसे पकड़ा तो ये चीजें उसके बचाव में काम आएगी। व्हाइट पूछती है क्या उसे लगता है कि वो ऐसे ही बच निकलेगा। डाल्टन जवाब देता है हाँ, वो सामने के दरवाजे से बाहर निकलेगा। व्हाइट को समझ आ जाता है कि डाल्टन बेहद ही चालाक है। वो बाहर आकर फ्रेजियर को बताती है कि वो आदमी बहुत ही कॉन्फिडेंट है और अपने प्लान के हिसाब से चल रहा है। उसे यकीन है कि वो किसी को भी नहीं मारेगा क्योंकि वो कोई मुसीबत नहीं चाहता। फ्रेजियर अब सोच में पड़ जाता है। वो अपने साथियों से पूछता है डाल्टन के बारे में अब तक क्या जानकारी मिली है। थोड़ी देर सोचने के बाद फ्रेजियर एक योजना बनाता है। वो डाल्टन से संपर्क करता है और कहता है कि वो उसकी सभी शर्तें मानने को तैयार है, लेकिन उसे अंदर आकर ये देखना होगा कि सभी लोग सुरक्षित हैं या नहीं। डाल्टन उसे मान लेता है और फ्रेजियर को बैंक के अंदर आने की इजाजत देता है। फिर डाल्टन सभी बंधकों को बाहर निकाल कर दिखाने लगता है। फ्रेजियर एक छोटे से बच्चे को दिखाकर पूछता है कि क्या वो उसे बाहर ले जा सकता है, लेकिन डाल्टन मना कर देता है। फ्रेजियर सबको भरोसा दिलाता है कि वो उन्हें बचाने आया है। जैसे वो दरवाजे की ओर बढ़ता है वो अचानक डाल्टन पर हमला कर देता है और उसके मास्क को हटाने की कोशिश करता है। तभी डाल्टन के साथी उस पर बंदूक तान देते हैं और डाल्टन उसे आखिरी चेतावनी देता है कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें बस और जेट चाहिए।
फ्रेजियर बाहर चला जाता है और डाल्टन अपने साथियों से पूछता है कि खुदाई में कितना समय और लगेगा। वो बताते हैं कि उन्हें 2-3 घंटे और लगेंगे। इस बीच डेरियस फ्रेजियर के पास आता है और कहता है कि डाल्टन बहुत चालाक है और शायद किसी को नहीं मारेगा, इसलिए उन्हें उसकी मांगे मानने की जरूरत नहीं है। वे बस समय का इंतजार करते हैं और सभी लोगों पर नजर रखते हैं। जैसे ही समय पूरा होता है, पुलिस वाले हमले के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि डाल्टन इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। पुलिस वाले डाल्टन के हमले के लिए रबर की गोलियां ले आते हैं और बाहर निकलते हैं। तभी फ्रेजियर एक प्लेट दिखाता है जिस पर डाल्टन ने संदेश लिखा था। जब वो प्लेट खोलता है तो उसे पता चलता है कि डाल्टन ने उनकी सारी बातें सुन ली हैं और अब वो पूरी तरह से तैयार है। फ्रेजियर तुरंत सभी को बताता है कि हमला मत करो, क्योंकि डाल्टन को सब कुछ पता है। डाल्टन सभी बंदूकों को हॉल में लाकर एक एक करके दरवाजे से बाहर निकालने लगता है। पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेते हैं और फ्रेजियर अपनी टीम के साथ अंदर जाकर कमरों की तलाशी लेने लगता है, लेकिन उन्हें कहीं भी लाशें या हथियार नहीं मिलते। पता चलता है कि सारे हथियार नकली थे और रबर की गोलियां लगी थी। बंदूकों की मौत का नाटक बस एक चाल थी। पुलिस सभी बंदूकों से पूछताछ करने लगती है, लेकिन कुछ भी नहीं पता चलता कि कौन रॉबर्ट्स है और कौन बंधक। केस बंद करने का फैसला होता है क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं है और रॉबर्ट्स ने कुछ भी चुराया नहीं। लेकिन फ्रेजियर हार मानने वाला नहीं है, इसलिए वो बैंक के सेफ के नंबर को चेक करता है। उसे पता चलता है कि बैंक में एक सेफ है जिसका नंबर 392 है और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। फ्रेजियर समझ जाता है कि पूरा मामला इसी सेफ से जुड़ा है। वो व्हाइट के पास जाता है और सारी जानकारी देता है। व्हाइट बताती है कि ये बॉक्स बैंक के मालिक केस का था, जिसमें डॉक्यूमेंट्स और हीरे थे। डॉक्यूमेंट्स में केस के पूर्व इतिहास की जानकारी है। व्हाइट अब डाल्टन को ढूंढने की कोशिश करती है ताकि वो उन चीजों को वापस कर सके। केस को पता चलता है कि व्हाइट ने काफी जानकारी हासिल कर ली है, इसलिए वो उसे अतिरिक्त पैसे देता है और व्हाइट वहाँ से निकल जाती है। एक सप्ताह बीत जाता है और फिर से डाल्टन की रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है। डाल्टन बताता है कि वो बैंक से कैसे बाहर निकला। सप्लाई रूम में एक अलग दीवार बनाकर डाल्टन वहीं छिपा हुआ था। जब बैंक खुला, डाल्टन उस दीवार से बाहर आया और सभी डॉक्यूमेंट्स और हीरे लेकर सामने के दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने बैंक वालों से कहा कि उसे सिर्फ नंबर 392 को देखना है। जब फ्रेजियर ने नंबर 392 खोला तो उसे एक अंगूठी, एक बबलगम और एक लेटर मिला। फ्रेजियर ने तुरंत समझ लिया कि यह डाल्टन का काम है और उसने अंगूठी ले ली। फ्रेजियर केस के पास जाता है और पूछता है कि बैंक से चोरी क्या हुआ है। केस बताता है कि कुछ भी चोरी नहीं हुआ। फ्रेजियर फिर से बॉक्स के बारे में पूछता है, लेकिन केस कुछ भी नहीं बताता। तो फ्रेजियर अंगूठी को बाहर लाता है और कहता है कि वो जल्द ही सच्चाई को दुनिया के सामने लाएगा। अंगूठी के साथ कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। इसके बाद फ्रेजियर व्हाइट और मेयर के पास पहुंचता है और उन्हें अपनी रिकॉर्डिंग दे देता है। वो अंगूठी भी दिखाता है और अमेरिका के वॉर क्राइम डिपार्टमेंट का नंबर देता है ताकि लोग केस के बारे में शिकायत कर सके। फ्रेजियर बताता है कि उस अंगूठी के साथ एक बहुत ही बड़ा सच जुड़ा हुआ है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक व्यक्ति ने बहुत सारे यहूदियों को मार डाला था और बदले में नाजी अमीर बन गए थे। उसने उन यहूदियों के नाम और लोकेशन भी बता दिए जिनका खात्मा किया गया। फ्रेजियर चाहता है कि ये सच्चाई दुनिया के सामने आए। व्हाइट और मेयर को ये कहना पड़ेगा, वरना फ्रेजियर उन्हें भी एक्सपोज कर देगा। सभी कामों को खत्म करने के बाद फ्रेजियर घर आ जाता है। जब वो अपनी चीजें निकालता है तो उसे अपनी ही जेब में एक छोटा सा डायमंड मिलता है। उसे समझ में आ जाता है कि दरवाजे पर टकराने वाला व्यक्ति डाल्टन था और उसने ही वो डायमंड उसकी जेब में रखा था। इन बातों को सोचते हुए फ्रेजियर हंसता है और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मिलते हैं एक और शानदार कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।